गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। बेटा ये लेक्चर क्लास 10th केमिस्ट्री के लिए है। क्लास 10th केमिस्ट्री में हमारा जो चैप्टर फिलहाल रनिंग में है वो है कार्बन एंड इट्स कंपाउंड। अभी तक मैंने इसमें आपको जो कोवलेंट कंपाउंड्स हैं उनको बनाने का मेथड और उनके टाइप्स वगैरह बताए हैं कि कोवलेंट कंपाउंड्स क्या होते हैं, जो इलेक्ट्रॉन्स की म्यूचुअल शेयरिंग से बनते हैं उनको कोवलेंट कंपाउंड्स कहते हैं। ये कितने टाइप्स के होते हैं, ये दो टाइप्स के होते हैं, होमो एटॉमिक और हेटेरोएटॉमिक। फिर मैंने इसमें बताया था कि एक एक इलेक्ट्रॉन की शेयरिंग से सिंगल बॉन्ड, दो दो इलेक्ट्रॉन की शेयरिंग से डबल बॉन्ड, तीन तीन इलेक्ट्रॉन की शेयरिंग से ट्रिपल बॉन्ड बनता है। उसके बाद मैंने आपको कोवलेंसी क्लियर कराई थी। आज हमारा टॉपिक है प्रॉपर्टीज of covalent compounds। Properties of covalent compounds। सबसे पहले फिजिकल स्टेट। बच्चों में यहाँ पर आपको अभी तो आपको याद होगा जो हमारा थर्ड चैप्टर था मेटल एंड नॉन मेटल्स, उसमें हम लोगों ने आयनिक कंपाउंड बनाए थे। ठीक, यहाँ पर हम लोग कोवलेंट कंपाउंड्स की बात कर रहे हैं। तो मैं यहाँ पर जो आपके कोवलेंट कंपाउंड्स हैं उनकी प्रॉपर्टीज साथ के साथ एक्सप्लेन करता रहूँगा, लेकिन उनका आयनिक कंपाउंड से कंपैरिजन भी करूँगा। ठीक, तो जरा ध्यान से सुनिए। हमने आयनिक कंपाउंड्स में क्या पढ़ा था कि वे बेसिकली सॉलिड होते हैं, लेकिन बच्चों कोवलेंट कंपाउंड्स जो होते हैं वे सॉलिड, लिक्विड और गैसियस तीनों स्टेट्स में एग्जिस्ट कर सकते हैं। तो कोवलेंट कंपाउंड्स सॉलिड, लिक्विड, गैसियस तीनों के तीनों फिजिकल स्टेट में एग्जिस्ट कर सकते हैं, लेकिन सबसे ज़्यादा कोवलेंट कंपाउंड गैसियस स्टेट में एग्जिस्ट करते हैं। तो जो मैक्सिमम कंपाउंड्स कोवलेंट कंपाउंड है वे आपकी गैसियस स्टेट में एग्जिस्ट करते हैं, लेकिन बच्चों जो ब्रोमीन ये आपकी लिक्विड स्टेट में है। ठीक, ये जो Br2 नॉन मेटल है, ठीक है, और कोवलेंट कंपाउंड है। Br2 क्या है बच्चों? कोवलेंट कंपाउंड। तो ये लिक्विड स्टेट में एग्जिस्ट करती है, जैसे कि P4Sa, ठीक, फास्फोरस एंड सल्फर, ये आपके सॉलिड स्टेट में एग्जिस्ट करते हैं। तो जो कोवलेंट कंपाउंड्स है वो आपके सॉलिड, लिक्विड, गैसियस स्टेट में एग्जिस्ट करते हैं। ज़्यादातर कोवलेंट कंपाउंड्स गैसियस स्टेट में एग्जिस्ट करते हैं। Br2 एक ऐसा कोवलेंट कंपाउंड है जो आपका लिक्विड स्टेट में एग्जिस्ट करता है। उसके अलग जैसे फास्फोरस, सल्फर, डायमंड, ग्रेफाइट, ये सब कोवलेंट कंपाउंड्स हैं जो कि सॉलिड स्टेट में एग्जिस्ट करते हैं। आई बात समझ? उसके बाद हम बढ़ते हैं मेल्टिंग एंड बॉइलिंग पॉइंट्स। मेल्टिंग एंड बॉइलिंग पॉइंट। अब इधर देखिएगा, जो इनका मेल्टिंग और बॉइलिंग पॉइंट होता है ये बच्चों लो होता है। आयनिक बॉन्ड कोवलेंट बॉन्ड के कंपेयर में ज़्यादा स्ट्रॉन्ग बॉन्ड बनाते हैं, इसलिए उनका मेल्टिंग और बॉइलिंग पॉइंट ज़्यादा होता है। जो कोवलेंट बॉन्ड होता है वो आयनिक बॉन्ड के कंपेयर में थोड़ा वीक होता है, और इस वजह से उनके मेल्टिंग और बॉइलिंग पॉइंट भी कम होते हैं। ठीक था। कंडक्टिविटी, जो आयनिक कंपाउंड्स होते हैं बच्चों, आपके जो आयनिक कंपाउंड्स होते हैं
उनके जो एक्वस सॉल्यूशन होते हैं वे इलेक्ट्रिसिटी के गुड कंडक्टर होते हैं। क्योंकि बच्चों जो आयनिक कंपाउंड्स होते हैं वे वाटर में डिजोल्व होकर यानी कि एक्वस सॉल्यूशन में आयंस रहते हैं और उन आयंस की वजह से वे गुड कंडक्टर होते हैं। बेसिकली कोवैलेंट कंपाउंड्स पुअर कंडक्टर होते हैं क्योंकि ये एक्वस सॉल्यूशन में आयोनाइज होकर आयंस नहीं देंगे। तो बेसिकली कोवैलेंट कंपाउंड्स एक्वस सॉल्यूशन में डिजोल्व होकर आयंस में ब्रेकडाउन नहीं हो पाते, इस वजह से ये इलेक्ट्रिसिटी के पुअर कंडक्टर है। लेकिन बच्चों जो पोलर कोवैलेंट कंपाउंड्स है, जो पोलर कोवैलेंट कंपाउंड्स है, कुछ पोलर कोवैलेंट कंपाउंड्स है वे एक्वस सॉल्यूशन में आयंस देते हैं, जिसकी वजह से कुछ पोलर कोवैलेंट कंपाउंड्स के एक्वस सॉल्यूशन इलेक्ट्रिसिटी के गुड कंडक्टर है। तो यहाँ पर क्वेश्चन आता है कि पोलर कंपाउंड क्या होते हैं। जितने भी कोवैलेंट कंपाउंड्स होते हैं, जरा ध्यान से सुनिएगा, उसको दो कैटेगरी में डिवाइड किया गया, होमो एटॉमिक और हेटेरो एटॉमिक कोवैलेंट कंपाउंड्स। तो जो होमो एटॉमिक कोवैलेंट कंपाउंड्स होते हैं वे नॉन पोलर कहलाते हैं, जबकि कुछ, न कि सारे के सारे, कुछ हेटेरो एटॉमिक कोवैलेंट कंपाउंड्स पोलर होते हैं। पोलर का मतलब है उन पर पोल्स होते हैं, यानी कि पॉजिटिव नेगेटिव चार्ज होता है। जैसे बच्चों HCl मैंने आपको कल इसका एग्जाम्पल बनाने के लिए दिया था, ठीक दिया था या नहीं, तो आपने बनाया होगा। तो ये H का इलेक्ट्रॉन, ये Cl का इलेक्ट्रॉन। अब Cl में कितने थे यहाँ पर 6, इसके ऑक्टेट कंप्लीट, इसका डुप्लेक्स कंप्लीट। लेकिन बच्चों ये जो शेयर्ड इलेक्ट्रॉन है ये मिडिल में ना होकर थोड़े किसकी तरफ होते हैं, Cl की तरफ, यानी कि ये मिडिल में प्रेजेंट नहीं होते, इन दोनों के बीच में प्रेजेंट नहीं होते, ये थोड़े किसकी तरफ होते हैं, क्लोरीन एटम की तरफ होते हैं। और हमें पता है इलेक्ट्रॉन पर कैसा चार्ज होता है, नेगेटिव। तो यानी कि थोड़ा नेगेटिव चार्ज किस पर आ जाएगा, Cl पर। थोड़े नेगेटिव चार्ज को बोलते हैं डेल्टा, और इस पर थोड़ा पॉजिटिव चार्ज, क्योंकि इलेक्ट्रॉन इसकी तरफ आए और इलेक्ट्रॉन पर कैसा चार्ज था, नेगेटिव, तो इसलिए इस पर हल्का सा नेगेटिव चार्ज आ गया। और इससे इलेक्ट्रॉन दूर गए, यानी कि नेगेटिव चार्ज दूर गया, तो इस पर हल्का सा पॉजिटिव चार्ज आ जाता है। तो शेयर्ड इलेक्ट्रॉन को जब कोई एटम अपनी तरफ अट्रैक्ट करता है तो इस टेंडेंसी को इलेक्ट्रोनेगेटिविटी भी कहा गया। तो जरा ध्यान से सुनिएगा, कुछ हेटेरोएटॉमिक कोवैलेंट कंपाउंड्स में जो शेयर्ड इलेक्ट्रॉन होते हैं वो एक एटम की तरफ थोड़े से ज़्यादा आ जाएंगे, जिसकी वजह से उस पर हल्का सा यानी कि डेल्टा नेगेटिव चार्ज और दूसरे पर डेल्टा पॉजिटिव चार्ज आ जाता है। इस फिनोमिना को बोलते हैं इलेक्ट्रोनेगेटिविटी। और इस वजह से इन पर ये होल्स क्रिएट हो गए, होल्स का मतलब है चार्ज आना। तो ये क्या हुआ, HCl पोलर कंपाउंड हुआ। और जब इसको वाटर में डिजोल्व करते हैं तो ये वाटर में डिजोल्व होने पर H पॉजिटिव और Cl नेगेटिव देता है, यानी कि आयंस देता है, जिसकी वजह से ये गुड कंडक्टर है। तो बेसिकली जो कोवैलेंट कंपाउंड्स होते हैं वे एक्वस सॉल्यूशन में डिजोल्व होकर आयंस प्रोवाइड नहीं कराते, इसलिए उनके एक्वस सॉल्यूशन पुअर कंडक्टर होते हैं। आई बात समझ में। दूसरी चीज़ बच्चों आपको यहाँ भी याद रखना कि जो आपके कोवैलेंट कंपाउंड्स है वे बेसिकली वाटर में इनसॉल्युबल भी है। आई बात समझ में। तो ये आयोनाइज नहीं होते, इस वजह से ये पुअर कंडक्टर होते हैं। लेकिन कुछ पोलर कोवैलेंट कंपाउंड्स ऐसे होते हैं जो आयंस में ब्रेक डाउन होते हैं और उनके एक्वस सॉल्यूशन में आयंस प्रेजेंट होने की वजह से उनमें इलेक्ट्रिसिटी पास हो जाती है, जिसकी वजह से वे गुड कंडक्टर कहलाते हैं। एग्जाम्पल HCl। ठीक, अब हम बात करते हैं बच्चों सोलुबिलिटी की। सोलुबिलिटी का मतलब होता है सॉल्वेंट के अंदर डिजोल्व होना। और जो सॉल्वेंट होते हैं ये दो तरह के, एक पोलर
और एक नॉन पोलर। जैसे H2O होता है बच्चों, इसमें H पॉजिटिव प्लस OH नेगेटिव। जैसे अल्कोहल होता है C2H5OH, इसमें ये नेगेटिव और ये पॉजिटिव। तो कुछ सॉल्वेंट ऐसे होते हैं जो कि पोलर होते हैं और कुछ सॉल्वेंट ऐसे होते हैं जो नॉन पोलर होते हैं। आई बात समझ में? कुछ ऐसे होते हैं जो पोलर होते हैं, कुछ ऐसे होते हैं जो कि नॉन पोलर होते हैं। आई बात समझ में? तो जो अभी मैं बताया नॉन पोलर जो कोवैलेंट कंपाउंड्स होते हैं वे नॉन पोलर सॉल्वेंट में डिसॉल्व होते हैं। नॉन पोलर कोवैलेंट कंपाउंड्स नॉन पोलर सॉल्वेंट में डिसॉल्व होते हैं। नॉन पोलर सॉल्वेंट के एग्जांपल जैसे बेंजीन, जैसे कार्बन टेट्रा क्लोराइड, दीज आर नोन एज नॉन पोलर सॉल्वेंट। तो नॉन पोलर कोवैलेंट कंपाउंड्स नॉन पोलर सॉल्वेंट में डिसॉल्व होते हैं, जबकि पोलर कोवैलेंट कंपाउंड्स पोलर सॉल्वेंट में डिसॉल्व होते हैं। क्लियर बात है बच्चों? अब आगे की तरफ हम बढ़ते हैं। अगला हमारा कॉन्सेप्ट है एलोट्रोपी। इंपोर्टेंट कॉन्सेप्ट, एक ही एलिमेंट की यानी कि सेम एलिमेंट की डिफरेंट फॉर्म्स, सेम एलिमेंट की डिफरेंट फॉर्म्स जिनकी फिजिकल प्रॉपर्टीज डिफरेंट होती है लेकिन केमिकल प्रॉपर्टीज सेम होती है, एक दूसरे के एलोट्रोप्स कहलाते हैं और इस फिनोमिना को कहते हैं एलोट्रोपी। यानी कि डिफरेंट फॉर्म्स ऑफ द सेम एलिमेंट हैविंग सिमिलर केमिकल properties but different physical properties are known as allotropes to each other and this phenomena is known as allotropy। क्लियर होगी बच्चों बात? अब allotropes of carbon, डायमंड, ग्रेफाइट, डायमंड, ग्रेफाइट, कोक, इसके लगे एक फुलरीन्स भी है, लेकिन ये सारे के सारे कार्बन के एलोट्रोप्स। आपने डायमंड भी देखा होगा कभी, और ग्रेफाइट तो आपने देखा ही है, जो आपकी पेंसिल का कोर पार्ट है, अंदर का पार्ट है, उसको कहा जाता है ग्रेफाइट। तो क्या डायमंड और ग्रेफाइट दोनों देखने में एक जैसे हैं या कोक एक क्या ये देखने में एक जैसे हैं? नहीं बच्चों, इन सब की अपीयरेंस अलग अलग है, यानी कि इनकी फिजिकल प्रॉपर्टी अलग अलग है। लेकिन चाहे डायमंड हो, चाहे आपका ग्रेफाइट हो, चाहे आपका कोक हो, जब इनको हम हीट कराते हैं O2 की परचेंस तो तीनों से क्या बनता है? CO, कार्बन डाइऑक्साइड। और हमें पता बच्चों, जब कार्बन को ऑक्सीजन के साथ जलाया जाता है तो क्या बनता है? CO। तो इसका मतलब इन तीनों की फिजिकल प्रॉपर्टीज डिफरेंट है लेकिन केमिकल प्रॉपर्टीज एक जैसी है। ये तीनों के तीनों हीट करने पर, ऑक्सीजन के साथ जलाने पर, इनका कंबशन कराने पर तीनों आपको कार्बन डाइऑक्साइड गैस प्रोवाइड कराते हैं। तो इसका मतलब ये तीनों के तीनों कार्बन ही है। तो तीनों के तीनों कार्बन है लेकिन फिजिकल प्रॉपर्टीज अलग अलग है, केमिकल प्रॉपर्टीज सेम है, लेकिन है तो एक ही एलिमेंट की डिफरेंट फॉर्म्स। तो एक ही एलिमेंट की डिफरेंट फॉर्म्स जिनकी
फिजिकल प्रॉपर्टीज डिफरेंट होती है लेकिन केमिकल प्रॉपर्टीज सेम होती है, उन्हें कहा गया बच्चों एलोटोप्स टू ईच अदर, और इस फिनोमिना को कहा गया एलोटोपी। सो वी कैन से डायमंड, ग्रेफाइट एंड कोक आर द एलोटोप्स ऑफ द कार्बन। तो दोबारा से समझिएगा, एलोटोपी क्या होती है? एक ही एलिमेंट की डिफरेंट फॉर्म्स जिनकी फिजिकल प्रॉपर्टीज डिफरेंट बट केमिकल प्रॉपर्टीज सेम होती है, एक दूसरे के एलोटोप्स कहलाते हैं और इस फिनोमिना को कहते हैं एलोटोपी। जैसे फॉर एग्जाम्पल आपके पास कार्बन है तो हम कार्बन के एलोटोप्स के बारे में बात कर रहे हैं। तो जैसे डायमंड है, ग्रेफाइट है, कोक है, तीनों देखने में बिल्कुल डिफरेंट है, यानी कि तीनों की फिजिकल प्रॉपर्टी बिल्कुल डिफरेंट है, लेकिन जब इनका कंबशन कराया जाता है यानी कि ऑक्सीजन की प्रेजेंस में इनको जलाया जाता है, तीनों के तीनों CO2 गैस रहते हैं। और CO2 गैस कब मिलती है? जब कार्बन ऑक्सीजन के साथ बर्न होता है। तो इसका मतलब ये तीनों कार्बन ही हैं जिनकी फिजिकल प्रॉपर्टीज अलग अलग होती है लेकिन केमिकल प्रॉपर्टी एक जैसी होती है। सो वी कैन से डायमंड, ग्रेफाइट एंड कोक आर द एलोटोप्स ऑफ द कार्बन बिकॉज दे हैव द डिफरेंट फिजिकल प्रॉपर्टीज बट सेम केमिकल प्रॉपर्टीज, सो रिगार्डेड एज एलोटोप्स ऑफ द कार्बन। तो आई होगी बात समझ में बच्चों। अब हम बात करते हैं बच्चों डायमंड और ग्रेफाइट। सबसे पहले बच्चों डायमंड के बारे में बात करते हैं। जो डायमंड होता है बच्चों बहुत ही ज़्यादा हार्ड होता है, इसलिए बच्चों इसका यूज ग्रेनाइट और ग्लास को कट करने में किया जाता है। डायमंड हार्डेस्ट मटेरियल में से एक है, इसका यूज ग्लास और या ग्रेनाइट को कट करने में किया जाता है बच्चों। जो हार्ड सरफेस है उन पर डायमंड की पॉलिश की जाती है, यानी कि हार्ड सरफेस पर पॉलिश करने के लिए किसको यूज किया जाता है? डायमंड को यूज किया जाता है बच्चों। क्लियर है? ये एक 3 डायमेंशनल स्ट्रक्चर है। कैसी स्ट्रक्चर है? 3 डायमेंशनल स्ट्रक्चर है। इसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स बहुत ज़्यादा होने की वजह से इसको ज्वेलरी में यूज किया जाता है बच्चों। फिर जो सर्जिकल नाइफ्स होते हैं उनको बनाने में भी डायमंड का यूज किया जाता है। स्पेशल सर्जिकल नाइफ बनाने में भी डायमंड का यूज किया जाता है। तो अभी मैं बताया कि डायमंड के यूज कहाँ पर कर सकते हैं? ग्लास या ग्रेनाइट कटिंग में, क्योंकि ये बहुत ज़्यादा हार्ड होता है, इसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स बहुत ज़्यादा होता है, इसलिए इसको ज्वेलरी बनाने में यूज किया जाता है। स्पेशल सर्जिकल नाइफ्स बनाने में इसका यूज किया जाता है। हार्ड सरफेस पर पॉलिश करने के लिए भी इसका यूज किया जाता है बच्चों। यहाँ तक आप लोगों को क्लियर है? अब मैं बात करता हूँ थोड़ी डायमंड के बारे में। तो देखा ही होगा, कुछ बच्चों ने तो जरूर देखा होगा डायमंड। एक्चुअल में डायमंड मैं बताया था किसका एलोटोप है? कार्बन का। इसमें केवल कार्बन के एटम्स प्रेजेंट होते हैं, डायमंड में भी और ग्रेफाइट में भी। ये भी कार्बन का बना हुआ है, ये भी कार्बन का बना हुआ है। कार्बन की वैलेंसी कितनी होती है? 4। क्यों? इसका मतलब है कार्बन की वैलेंस शेल में 4 इलेक्ट्रॉन्स हैं। तो कार्बन की वैलेंस शेल में जो 4 इलेक्ट्रॉन्स है वे 4 डिफरेंट कार्बन एटम से जुड़े हुए हैं, यानी कि डायमंड के अंदर कोई भी किसी भी कार्बन एटम का कोई भी वैलेंस इलेक्ट्रॉन फ्री नहीं है, क्योंकि एक कार्बन एटम डायमंड के अंदर 4 कार्बन एटम से जुड़ा हुआ है। इसका मतलब सभी कार्बन एटम्स में जो वैलेंस शेल में 4 इलेक्ट्रॉन्स प्रेजेंट है वे दूसरे कार्बन एटम के साथ बॉन्डिंग में इन्वॉल्व है। इसलिए डायमंड में किसी भी कार्बन एटम के पास फ्री इलेक्ट्रॉन नहीं है, और यही कारण है कि डायमंड पुअर कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी है। डायमंड में करंट पास नहीं हो सकता ड्यू टू एब्सेंस ऑफ एनी फ्री इलेक्ट्रॉन।
आई बात समझ में बच्चों? तो डायमंड के बारे में बताया, डायमंड एक हार्डेस्ट मटेरियल है, ये 3 डायमेंशनल शेप में प्रेजेंट होता है, ये केवल कार्बन एटम से मिलकर बनता है। इसमें एक कार्बन एटम 4 कार्बन एटम से जुड़ा हुआ है, जिसकी वजह से किसी भी कार्बन एटम का कोई भी वैलेंस इलेक्ट्रॉन फ्री नहीं है, इसलिए ये पुअर कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी है। इसके यूजेज में आप लोगों को बता ही दिया। ये हार्डेस्ट मटेरियल होने की वजह से, यानी कि हार्डेस्ट मटेरियल में से एक होने की वजह से इसका यूज ग्रेनाइट या आपका ग्लास को कट करने में करते हैं। इसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ज़्यादा होने की वजह से इसका यूज ज्वेलरी बनाने में किया जाता है। इसको हार्ड सरफेस पर पॉलिश करने में यूज किया जाता है। स्पेशल सर्जिकल नाइफ्स बनाने में इसका यूज किया जाता है बच्चों। ठीक, अब आगे की तरफ हम बढ़ते हैं। अब आता है बच्चों ग्रेफाइट। जो ग्रेफाइट होता है, वो आपने तो ये तो सबने देखा होगा, जो पेंसिल होती है उसके अंदर जो कोर पार्ट है वो ग्रेफाइट ही है। क्या है बच्चों? वो ग्रेफाइट ही है। तो अगर हम बात करते हैं ग्रेफाइट की, तो जो ग्रेफाइट होता है उसमें सभी, यानी कि जितने भी एटम्स होते हैं वे सभी कार्बन के होते हैं, लेकिन ग्रेफाइट में एक कार्बन एटम 3 कार्बन एटम से अटैच होता है। इसका मतलब एक कार्बन एटम के 3 इलेक्ट्रॉन्स बॉन्डिंग में यूज होते हैं, यानी कि हर कार्बन एटम के पास एक फ्री इलेक्ट्रॉन होता है, जिसकी वजह से यह गुड कंडक्टर होता है। इसका मेल्टिंग और बॉइलिंग पॉइंट जो होता है, या मेल्टिंग पॉइंट इसका जो होता है वो डायमंड से कम होता है, यानी कि डायमंड से हार्ड नहीं होता। क्लियर है बच्चों? तो जो आपका डायमंड था वो पुअर कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी था, जबकि जो ग्रेफाइट है वो हर कार्बन के पास एक फ्री इलेक्ट्रॉन होने की वजह से गुड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी है। अब इसके यूजेज कहाँ कर सकते हैं? जो इलेक्ट्रोलाइटिक सेल होती है बच्चों, उसमें जो इलेक्ट्रोड बनते हैं वे किसके बनते हैं? ग्रेफाइट के बनते हैं। आई बात समझ में? जो इलेक्ट्रोलाइटिक सेल होती है उसमें जो इलेक्ट्रोड बनते हैं वे किसके बनते हैं बच्चों? ग्रेफाइट के बनते हैं। इसको मशीन्स में एज ए लुब्रिकेंट यूज करते हैं, यानी कि ये मशीन में फ्रिक्शन को कम कर देता है, और जो मशीन में फ्रिक्शन को कम करने के लिए यूज किया जाता है उसको बोलते हैं हम लुब्रिकेंट। तो ग्रेफाइट मशीन्स में लुब्रिकेंट की तरह यूज किया जाता है, जिससे कि वहाँ पर ये मशीनरी पार्ट्स के बीच में फ्रिक्शन को कम कर देता है। इसके बाद जो ग्रेफाइट होता है उसका यूज पेंसिल बनाने में किया जाता है, यानी कि पेंसिल का जो कोर पार्ट होता है वो ग्रेफाइट का ही होता है। जो न्यूक्लियर रिएक्टर है, जहाँ पर न्यूक्लियस को ब्रेक डाउन किया जाता है और एनर्जी प्रोड्यूस की जाती है, वहाँ पर न्यूट्रॉन की स्पीड को स्लो करने के लिए इसे एज ए मॉडरेट यूज किया जाता है। दीज आर सम यूजेज ऑफ ग्रेफाइट।